आज आप बहुत ही शुभ दिन है। आज महाशिवरात्रि का आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बीपीएससी टीआरई 4 का क्लास लॉन्च हो रहा है। प्रज्ञानम ऐप्स और रास एजुकेशन पर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इतिहास का कोई सीमित सीमा नहीं होता है। ये जो है बहुत ही, इसका जो सेक्टर है बहुत ही बड़ा है। इसलिए मैं आपको पहले बहुत डिटेल से और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहता हूँ जो सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रॉपर जो मैं ये क्लास लाया हूँ, ये टीआरई 4 टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। जैसा आपको पता है, आधुनिक भारत में 1857 की क्रांति का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और 1857 की क्रांति से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो 1857 की क्रांति होने के क्या कारण थे, 1857 की क्रांति क्यों हुई, ये सारी चीज़ को हम लेकर आए हुए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे एक एक क्वेश्चन आता है, एक एक लाइन इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जानेंगे 1857 की जो क्रांति हुई, ये 1857 की क्रांति लगभग 100 साल बाद 1757 के युद्ध के बाद ये क्रांति थी, जो भारतीय इतिहास का स्वतंत्रता संग्राम भी जाना जाता है, पहला स्वतंत्रता संग्राम जाना जाता है। तो 1857 के कारण को हम पहले देखते हैं। 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ एक बड़ा विद्रोह था। यह भारत की आजादी की पहली लड़ाई थी। इसे भारतीय विद्रोह या भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। जैसा मैंने बताया कि 1857 का विद्रोह भारत में 1757 के बाद 1857 में जो हुआ, ये 100 साल बाद विद्रोह हुआ। 1757 का जो प्लासी में ये लड़ाई हुई थी, 1757 में प्लासी में लड़ाई हुई थी, जैसा आपको पता है। और ये प्लासी की लड़ाई भारतीय इतिहास में अंग्रेजों का भारत पर अस्थायी रूप से भारत पर कब्जा भी माना जा सकता है। और हमारा 1857 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले एकजुट होकर लड़ाई किए, एकजुट होकर लड़े। तो इस विद्रोह की खास बातें हम जानेंगे। यह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ था। यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, तो आपको पता है कि ये थोड़ा पहले हुआ था, लेकिन एग्जैक्ट जो इसकी डेट है 10 मई 1857, ये 10 मई 1857 को यह विद्रोह मेरठ में शुरू हुआ था। यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। यह विद्रोह भारत के द्वारा किसके खिलाफ शुरू हुआ था, जैसे आपको पता है, यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में यह शुरू हुआ था और इसे हम सिपाही विद्रोह के भी नाम से जानते हैं। इस विद्रोह के मुख्य केंद्र दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और ग्वालियर थे। इस विद्रोह का मुख्य केंद्र कहां था, जैसा एग्जाम में पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र कहां कहां था, जैसे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और ग्वालियर। अगर हम कहें तो ये उत्तरी भारत, लगभग उत्तरी भारत में, जैसे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ये उत्तरी भारत का हिस्सा है। ग्वालियर ये मध्य भारत में, आपका एमपी में आता है। इस विद्रोह में ब्रिटिश ने खूनी और अक्सर क्रूर अभियान चलाया। इसलिए इसको खूनी और क्रूर अभियान कहा जाता है कि जब भारतीय सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया तो उसे तोपों से उड़ा दिया जाता था और उसके खिलाफ बहुत ही सशक्त रूप से पेश होकर अंग्रेज अभियान चलाते थे। और भारतीय सिपाही भी, हम लोग के भी कम नहीं थे। हम लोग भी बंदूकों से, जो हमारे पास इक्विपमेंट था, उसे उड़ा दिया करते थे और जहां मौका मिलता था हम लोग हमला बोलकर अंग्रेजों का छक्का छुड़ा देते थे। अब ये तो हमारा मुख्य भूमिका था कि 1857 का विद्रोह कहां हुआ। अब मेनली कारण जानेंगे, विद्रोह के कारण क्या थे। 1857 का जो विद्रोह हुआ, इसका कारण क्या था जो यह विद्रोह हम लोगों को करना पड़ा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे
अंग्रेजों ने भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक सभी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप किए। हम जानते हैं कि कोई भी घटना बिना किसी कारण के नहीं होती है, और उसका मुख्य कारण राजनीतिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है। लेकिन 1857 के विद्रोह का जो कारण था, ये सभी कारण थे। सिर्फ राजनीतिक कारण भी था, आर्थिक कारण था, सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक कारण भी थे, और ये सभी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप किया गया। ये हमारे चाहे वो गरीब से लेकर हम लोग कह सकते हैं कि बड़े राजा तक की पर्सनल लाइफ, इंडिविजुअल लाइफ हो, या वो उसकी कार्यविधि व्यवस्था हो, उसमें अंग्रेजों के द्वारा हस्तक्षेप किया गया, हर मामले में दखल अंदाजी किया गया, यहां तक आप कह सकते हैं। यह विद्रोह भारत में तेजी से पैर पसारती पश्चिमी सभ्यता को लेकर समाज के बड़े वर्ग को आक्रोश था। हम जैसा आप भी कहीं पढ़े होंगे कि भारत में तेजी से पैर पसारती पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न सिस्टम, जैसे आप जानते हैं, हमारी सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता का जो है कहीं मेल नहीं खाता है। आज हम लोग भले पश्चिमी सभ्यता को अडॉप्ट कर रहे हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन हमारी सभ्यता आज से लगभग 200 वर्ष पहले हमारी सभ्यता जो थी एक अलग हमारी सभ्यता जो थी, हमारी पहनावा, हमारा सामाजिक जीवन, हमारा आर्थिक जीवन, ये पश्चिमी सभ्यता से बिलोंग नहीं खाता था। लेकिन हमारी सभ्यता में पश्चिमी सभ्यता का हस्तक्षेप होना हम लोगों का एक बहुत बड़ा आक्रोश था। हम लोग अपनी सभ्यता में पश्चिमी सभ्यता का जबरदस्ती हस्तक्षेप करना, जबरदस्ती हम लोगों पर डालना, ये हम लोगों को मजबूर कर दी थी कि नहीं, अब हम लोगों से सहा नहीं जाएगा। तो अगला पॉइंट जैसे आप देखेंगे, ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं के उत्तराधिकारी कानून में बदलाव कर दिया। जैसे आपको पता है कि जो भी राजा थे, अगर उनका खुद का औलाद नहीं होता था, खुद का पुत्र नहीं होता था, तो वह एडप्ट करते थे, वो जो है उत्तराधिकार किसी बच्चे को रख कर अपना राज्यकाज को बढ़ाना चाहते थे, बढ़ाते थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा हिंदू के उत्तराधिकार पर कानून बनाया गया। जैसे आपको पता है, या हम आपको विस्तार से बताएंगे, जैसे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक कानून लाया गया था, जिसमें क्या था कि अगर हमें औलाद नहीं है तो हमारा राज हड़प लिया जाएगा। उसे आप राज हड़प नीति के से भी जानते हैं। ये राज्य हड़प नीति, यू नो दैट, राज्य हड़प नीति यही थी, राज्य हड़प नीति। ये किसके द्वारा लाया गया था साथियों? ये लाया गया था डलहौजी के द्वारा। डलहौजी, ये कौन थे? डलहौजी। अब आगे देखेंगे, मिशनरियों को पूरे भारत में धर्म परिवर्तन की छूट मिल गई थी। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उसके साथ बहुत सारी मिशनरियां आई थी, और उन लोगों का मेन मोटो था हम लोगों के धर्म को परिवर्तन कर ज्यादा से ज्यादा ईसाइयों की संख्या को बढ़ाना। तो हम कह सकते हैं मिशनरी जो था वो पूरे भारत में धर्म परिवर्तन पर लगा हुआ था। और ईसाई ऐसा था कि जितने लोग अपना धर्म परिवर्तन करते थे उसको ज्यादा छूट दी जाती थी, है ना, उसके संपत्ति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता था। लेकिन अगर हम मिशनरी धर्म को नहीं अडॉप्ट किए, हम मिशनरी धर्म को नहीं फॉलो किए, और हमारी संतान नहीं है, तो हमसे मेरा राज्य काज क्या किया जाएगा? हड़प लिया जाएगा और बांट दिया जाएगा, उस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया जाएगा, यहां तक कि हमको मार दिया जाएगा। ऐसी सारी बातें थी। तो देखेंगे सबसे पहले राजनीतिक कारण, 1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारण क्या था? तो राजनीतिक कारण में हम लोग देखेंगे, जैसे आपको अभी हम जस्ट कुछ सेकंड पहले बताए, राजनीतिक कारण में लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसको बोलते हैं, व्यक्तिगत नीति। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्यक्तिगत नीति को किसने लाया था? तो किसने लाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। डलहौजी की सहायक संधि का विद्रोह को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। सहायक संधि क्या था कि ये क्या बहुत सारे राजाओं को क्या किया था कि आप मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ संधि कर लो, मिल जाओ, हम तुम्हारे बाहरी आंतरिक रूप से हम तुम्हारी सुरक्षा देंगे। ये था सहायक संधि।
तो राजनीतिक कारणों में लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत नीति और डलहौजी की सहायक संधि का विद्रोह को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। देखेंगे लॉर्ड डलहौजी ने अपनी व्यक्तिगत नीति के तहत सबसे पहले 17 1848 सबसे पहले पूछा जाता है कि लॉर्ड डलहौजी ने अपनी व्यक्तिगत नीति के तहत सबसे पहले जो है किसको शामिल किया, वो था सतारा। और कभी पूछा जाता है सतारा कब शामिल हुआ, तो 1848 में सतारा व्यक्तिगत नीति के तहत शामिल हुआ। फिर नागपुर, संबलपुर, उदयपुर 1852 में और झांसी 1853 आदि को ब्रिटिश राज में मिला लिया गया। अब 1856 ईस्वी में अवध का विलय कुशासन के बहाने किया गया तथा बाजिद अली को कलकत्ता निर्वासित कर दिया। अब ये समझेंगे 1856 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1856 में अवध का विलय पूछा जाता है कुशासन के बहाने, है ना, किस राज्य को अपने में मिला लिया गया, तो वो था अवध। और वहां के राजा कौन थे, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, जबकि वाजिद अली शाह को लोग बहुत प्रेम करते थे और वो उसकी शासन व्यवस्था अच्छी थी, लेकिन क्या कहा जाता है कुशासन के आधार पर। लेकिन अंग्रेजों का क्या कहना था, डलहौजी का क्या कहना था, नहीं नहीं नहीं, यहां अच्छा शासन नहीं चल रहा है। अब देखिए मित्रों, उसका शासन अच्छा है, वाजिद अली शाह का शासन अच्छा है, लेकिन डलहौजी का कहना है नहीं तुम्हारा शासन अच्छा नहीं है। क्यों, ये अवध का क्षेत्र जो है बहुत ही अच्छा क्षेत्र माना जाता है और इस पर जो है अंग्रेजों का, डलहौजी का बहुत ही तीखी निगाहें थी। कहा जाता है कि डलहौजी का एक कथन था अवध के बारे में कि यह गिलास का फल जो है, स्ट्रॉबेरी के बारे में कहा, यह गिलास फल जो है जल्दी ही मेरे मुंह में आ जाएगा। मतलब अवध का क्षेत्र उसके हाथों में नहीं था, वो चाहता था किसी भी बहाने अवध जो है मेरे क्षेत्र के अंतर्गत आ जाए और इस पर मेरा कब्जा हो जाए। और बाजिद अली शाह को कुशासन के बहाने हटा दिया गया और इसे कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया। तो आप यहां समझिए 1850 इससे देखिए दो तीन क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है और 2-3 क्वेश्चन यहां से बीपीएससी डाल देती है। पूछेगा कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कुशासन के बहाने किसे अपने साम्राज्य में मिला दिया गया, तो इसका आंसर आ जाएगा अवध। इसका क्या आंसर हो जाएगा मित्रों, अवध हो जाएगा। और वाजिद अली शाह को अवध से कहां निर्वासित कर दिया गया, तो कलकत्ता। यहां आपको अलग अलग ऑप्शन दे देगा, कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया, पटना निर्वासित कर दिया गया। तो हम आपके लिए स्पेशली और इसी फैक्ट पर ऑब्जेक्टिव लाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और हूबहू जैसा हम बताएंगे वैसा आपके एग्जाम में दोस्तों गारंटी देखने को मिलेगा। इसलिए आप यहां ध्यान से देखिए। अंग्रेजों ने प्रशासनिक अधिकार में लाभ उठाकर भारतीय व्यापार, वाणिज्यिक और कुटीर उद्योगों को अपने नियंत्रण में कर लिया। प्रशासनिक अधिकार में लाभ उठाकर भारतीय व्यापार, वाणिज्यिक और कुटीर उद्योग को अपने नियंत्रण में कर लिया। देखिए प्रशासनिक अधिकार, उसके हाथों में दंड भेद सारा चीज था और उसके हाथ में वही कह सकते हैं प्रशासन था। उसका क्या लाभ उठाकर भारतीय व्यापार, वाणिज्य और कुटीर, मतलब जो भी यहाँ के छोटे छोटे बिजनेस वर्ग थे, कुटीर उद्योग थे, तो उसे नष्ट करके सारे को अपने में मिला लिया गया। पूछेगा अंग्रेजों ने प्रशासनिक अधिकार का लाभ उठाकर किस किस को, है ना, अपने नियंत्रण में कर दिया, तो व्यापार को किया, वाणिज्य को किया, कुटीर को किया। ये अगर तीनों ऑप्शन देके और दे देगा इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं, तो आप तो अगर यहाँ पूरा पढ़ लिए कि अंग्रेजों ने प्रशासनिक अधिकार में लाभ उठाकर भारतीय व्यापार, वाणिज्यिक और कुटीर उद्योग को अपने नियंत्रण में कर लिया, तो इट हैज बीन डन। अंग्रेजों के आर्थिक शोषण से पुराना जमींदार वर्ग भी समाप्त हो गया। 1757 के बाद अंग्रेजों का लगातार शोषण चल रहा था। तो हम कह सकते हैं कि पहले क्या था, कुछ जमींदार लोगों को टैक्स वसूलने के एवज में, टैक्स वसूलने के बदले में कुछ टैक्स जमींदार लोगों को भी दिया जाता था। जैसे आपने पढ़ा होगा रैयतबाड़ी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था। उसमें क्या था, अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था में क्या था, अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था। ये सबको डिटेल से हम बताएंगे। 1793 में लाया गया था। इसमें क्या था कि 1/10 अंग्रेजों को दे दिया जाए और जो है कुछ हिस्सा
अंग्रेज जो है इसे रखने के लिए देता था, जमींदारों को रखने के लिए देता था। लेकिन अब क्या था, उसके मन में आया कि मैं अब जमींदारों को क्यों दूं, मुझे ही सारा माल क्यों ना मिले। इसलिए उसने क्या किया, अंग्रेजों ने पुराना जमींदारी वर्ग को भी समाप्त कर दिया। इसलिए तो आप समझते होंगे, इसलिए तो जमींदार लोग भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए। जैसे बाबू वीर कुंवर सिंह बिहार से, वो बहुत बड़े जमींदार थे। प्रत्येक वर्ष राजस्व की बकाया राशि वसूलने के लिए भूस्वामियों और किसानों के स्वामित्व को, यहां मिस्टेक्स हुआ है, स्वामित्व के अधिकारों को बेच देता था। मतलब जिस पर मेरा स्वामित्व है, जिस पर मेरा अधिकार है, उसे भी क्या किया, अपने अंदर ले लिया गया, या अंग्रेजी गवर्नर को सारा अधिकार दे दिया। अंग्रेजों द्वारा सामाजिक आधार पर अपने को उच्च नस्ल मानना तथा भारतीयों को हे दृष्टि से देखना। देखिए क्या है, सामाजिक आधार, अंग्रेजों द्वारा सामाजिक आधार पर, हमारा सामाजिक बेस जो है, तो अभी हम लोग क्या है, ऑल आर इक्वल। हमारा समाज क्या है, आप कोई ऊंच नीच नहीं है। भले कुछ लोगों के द्वारा डिस्क्रिमिनेशन समझा जाता है, लेकिन हम लोग क्या है, हमारा सामाजिक दृष्टिकोण, हम लोग भाई भाई हैं। हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। और रियलिटी में वी आर ह्यूमंस, हम लोग मानव हैं, और हम लोगों के अंतर्गत मानव की जाति है, ना कि कोई जाति है। लेकिन ये अंग्रेजों के द्वारा हम आप में फूट डाला गया था। अंग्रेजों द्वारा सामाजिक आधार पर क्या था, अपने को उच्च नस्ल मानना कि हम उच्च कैटेगरी के, हम उजले हैं, हम गोरे हैं, तथा भारतीयों को हे दृष्टि से देखा जाता था। यहां तक कि अब दीवारों पर लिख दिया जाता था, डॉग्स आर प्रोहिबिटेड, मीन्स इंडियन को डॉग कहा जाता था, काले लोगों को कुत्ता कहा जाता था। यूरोपियों द्वारा संचालित होटलों पर लिखा जाता था, देखिए यही पॉइंट है कि कुत्तों और भारतीयों के लिए प्रवेश वर्जित है। ये उसकी घिनौनी बातें हैं, ये अंग्रेजों का घिनौना दिमाग बताता है कि हम लोगों पर तो शोषण किया और हम लोगों को किस स्तर तक वो आंकता था। अब देखिए 1813 ईस्वी के कंपनी के आदेश पत्र द्वारा ईसाई पादरियों को भारत आने की सुविधा प्राप्त। एक आपने पढ़ा होगा 1813 एक्ट, जिसके द्वारा कंपनी जो है, जो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से लगभग अधिकार खत्म कर दिया था और चाय और चीनी का ही केवल उसे अधिकार प्राप्त था। आगे अब देखिए 1813 में 1813 ईस्वी के कंपनी आदेश पत्र द्वारा ईसाई पादरियों को भारत आने की सुविधा प्राप्त हो गई थी। जैसा पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर लगभग रूल कर रही थी और वो अधिक से अधिक माल कमाकर अपने खजाने में डाल रही थी। ये नज़र इंग्लैंड के जो शासक थे वो जब देखे कि अरे हमें तो बहुत ही कम मिल रहा है और सारा तो कंपनी ही माल खाए जा रही है, तो उसने क्या किया, एक कानून लाया जिसको 1813 एक्ट के नाम से जानते हैं, 1813 एक्ट। तो उसने क्या किया कि कंपनी के अधिकार को लगभग समाप्त कर अपने पास ले लिया और चाय और चीनी, जैसा हम जानते हैं चाय और चीनी ही केवल उसके अंग्रेजी कंपनी के अधिकार में रखा। तो 1813 में कंपनी के आदेश पत्र द्वारा, और इसमें एक घटना हुई, उसने ईसाई पादरियों को भारत आने की सुविधा प्रदान कर दी, क्योंकि अब वो भारत आकर ज़्यादा से ज़्यादा ईसाई धर्म का प्रचार करेगा। और अंग्रेजों का मोटो था यहाँ तो उसको लूटना था, साथ साथ में अपने धर्म का प्रचार भी करना था और बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट करना था, हम लोगों के धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनाना था, हम लोगों को लोभ देकर ज़्यादा से ज़्यादा पूरे विश्व में ईसाइयों की संख्या को बढ़ाना था। तो यहाँ पर तो अंग्रेजों का अधिकार था। अगले पॉइंट को आप देखेंगे, ईसाई पादरियों ने स्त्री शिक्षा को भी आरंभ किया और लड़कियों के स्कूल में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य कर दी। ईसाई पादरियों ने स्त्री शिक्षा प्रारंभ किया। पहले भारतीय लोग स्त्री को शिक्षा लेने के लिए बाहर नहीं भेजते थे, वो अपना इज्जत समझते थे। तो ईसाई पादरियों ने क्या किया, स्त्री शिक्षा को भी प्रारंभ किया, स्टार्ट करवा दिया और लड़कियों के स्कूल में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य कर दी। अभी भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, हम किसी के बारे में ऐसा नहीं बताना चाहते निगेटिव पॉइंट, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वहाँ एजुकेशन के साथ साथ वो अपने धर्म को भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है।
हम लोगों के धर्म को वो नीचा दिखाने की कोशिश करता है और अपने धर्म को चाहता है कि हमारे धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के द्वारा अडॉप्ट किया जाए, हमारा धर्म को लोग जो है ज़्यादातर तहजीब दे। ये उनका मेन मोटो था। अब अगला पॉइंट देखेंगे। चूंकि मुगल बादशाह भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता था, इसलिए उसके अपमान में जनता ने अपना अपमान महसूस किया। एक और कारण था, जैसे 1857 का और कारण देखेंगे तो देखेंगे कि भारत का अंतिम बादशाह मुगल बादशाह, या उसको हम कह सकते हैं बहादुर शाह जफर था। तो बहादुर शाह जफर का बहुत सारा अधिकार बंद कर दिया, पेंशन बंद कर दिया और उसका अपमान किया जाने लगा। यहाँ तक कि लाल किला में मुगल बादशाह रहता था, अब बोला कि तुम लाल किला में नहीं रहोगे, अब क्या करोगे, 1857 तक तुम जो है कुतुब मीनार के क्षेत्र में चले जाओगे, वहीं तुम रहोगे। तो जिसे हम अपना आदर्श मानते हैं, भारतीय मुगल बादशाह को आदर्श मानती थी और वो हमारा प्रतिनिधित्व करते थे, और उसको क्या किया गया, अपमान करके उसे ट्रांसफर कर दिया, हटा दिया वहां से। तो लोगों में यह अपमान महसूस होने लगा कि राजा का अपमान हमारा अपमान, हमारे सरकार का कोई अपमान करे, हमारे सरकार का अपमान विदेशी सरकार, हमारे दुश्मन के सरकार अपमान करे, तो सोचते हैं कि हमारे सरकार का अपमान हमारा अपमान है। तो मुगल बादशाह उस समय कौन थे, बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह। आगे आप सारे चीज को देखेंगे। बहादुर शाह जफर भारत का अंतिम मुगल बादशाह था। आगे देखेंगे, स्कूलों को ही नहीं बल्कि जेलों को भी ईसाई धर्म के प्रचार का साधन बनाया। जो भी इंडियंस को, जो भी भारतीयों को जेल में डाला जाता था, उसे भी ईसाई धर्म मनवाने के लिए मजबूर किया जाता था। अब जो मेन कारण देखिए, अगला कारण है प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण में, प्रशासनिक कार्यों में भारतीयों की भागीदारी जातीय श्रेष्ठता पर आधारित थी। मतलब कि हमारी जाति को देखकर अंग्रेज जो है एक पद दिया करता था। अगर ऊंचे जाति में तो थोड़ा ऊंचा पद, और ऊंचा पद हम लोगों को अंग्रेज क्या देगी, ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ ये एक क्वेश्चन आता है जो बहुत ही कम जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि भारतीयों का सबसे उच्चतम पद जो था वो हमारा सूबेदार का पद था। हमारा सबसे ऊंचा पद जो था सूबेदार का पद था। सोच लीजिए, हमारी जातियों को देखकर एक पद दिया जाता था, उसमें हम भी हमारा सबसे ऊंचा पद, चाहे हमारे अंदर कितनी भी क्वालिटी हो, हमको सूबेदार बनाया जाता था। तो प्रशासनिक कार्य में भारतीयों की भागीदारी जातीय श्रेष्ठता पर आधारित थी। कोई भी भारतीय ऊंचे पद पर नहीं पहुंच पाते थे। अंग्रेज भारतीयों, अगला पॉइंट देखेंगे, अंग्रेज भारतीयों को पद, धन और सम्मान का लालच देकर ईसाई बनाते थे। हाँ, कि अगर जो है हम ईसाई बन जाते हैं तो हमको ऊंचा पद मिलेगा, ऐसा अंग्रेज हम लोगों को खुलेआम प्रचार करती थी। आगे देखेंगे, 1857 के पैतृक संबंधी कानून के अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति की उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। एक कानून लाया, 1856 में एक कानून लाया गया कि अगर हम अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन जाते हैं तो हमारे पैतृक संपत्ति में कोई वंचित नहीं करेगा, हमें हमारा पैतृक संपत्ति मिलेगा। लेकिन अगर हम जो है एडप्ट कर लिए, अगर हमारा कोई औलाद नहीं है, हम औलाद एडप्ट कर लिए, हम दूसरे की औलाद को लेकर हम अपना बढ़ाना चाहते हैं अपनी संपत्ति, तो नहीं, हमारी संपत्ति को छीन लेता था। ये एक कारण था। अगर क्वेश्चन पूछेगा पैतृक संबंधी कानून के अनुसार कब निश्चित किया गया कि व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, तो ये 1856 हो जाएगा। आगे देखेंगे, ये पॉइंट है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा को बंद करना तथा लॉर्ड कैनिंग द्वारा विधवाओं को 1856 में विधवा विवाह कानून लाया गया, जिसमें दोबारा विवाह करने का अधिकार देना भी भारतीय द्वारा शंका की दृष्टि से देखा गया। तो ये तो मुख्य पॉइंट है। जैसा भी आप जो है पढ़ेंगे कि
भारत में कुछ कुरीतियाँ थी, जैसे भारत के पितामह राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। जैसे कुछ क्वेश्चन भी इस तरह के क्वेश्चन आता है, राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? भारतीय पितामह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि भारत में फैली कुरीतियाँ, जैसे एक कुरीति के बारे में उसमें बात करते हैं, सती प्रथा। सती प्रथा उसकी बहुत, अगर डेप्थ में जाएंगे तो बहुत ही लंबा क्लास हो जाएगा। सती प्रथा को खत्म करवाने में राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान है। उस समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। पूछेगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कौन सी प्रथा खत्म करवाया? सती प्रथा। सती प्रथा को खत्म करवाने में भारतीय गवर्नर किसका योगदान था? कौन से गवर्नर का योगदान था? तो यहाँ देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा को बंद करवाना था। लॉर्ड कैनिंग द्वारा विधवाओं को 1856 में विधवा विवाह कानून, और इसी में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा विधवा विवाह कानून कब लाया गया, तो यहाँ साफ साफ होगा 1856 में विधवा विवाह कानून, विधवा विवाह कानून लाया गया। उस समय गवर्नर कौन थे? विधवा विवाह कानून लाया गया। उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और 1857 के समय कौन गवर्नर थे? लॉर्ड कैनिंग। तो यहां तक मेरा डन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। अगला पॉइंट देखेंगे, अवध तथा अंग्रेजी राज में मिलाए जाने के कारण सैनिक असंतुष्ट थे। देखिए अवध का जो क्षेत्र है वो कहा जाता है सैनिकों का नर्सरी कहा जाता था, सैनिकों का पौधारोपण। एक पॉइंट मिलेगा कि सैनिकों का पौधारोपण भारत में किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो वो अवध का कहा जाता है। पौधारोपण का मतलब सबसे ज़्यादा जो सैनिक आते थे, चाहे पश्चिम बंगाल में, या सबसे ज़्यादा जो सैनिक ब्रिटिश को भी मिलता था वो अवध से मिलता था। अवध तथा अंग्रेजी राज में मिलाए जाने के कारण सैनिक असंतुष्ट थे। अब क्या गया? अवध को अंग्रेजी राज में मिला दिया गया। और अब देखिए यहाँ पर लिखे हुए ही हैं, अवध का को सैनिकों का पौधशाला कहा जाता है। पौधशाला का मतलब जैसे पौधा होता है ना, वो नर्सरी में होता है, बहुत सारा पौधा होता है नर्सरी में, तो उसको पौधशाला कहा जाता है। तो बहुत सारे सैनिक अवध से आते थे, अवध को सैनिकों का पौधशाला कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, 1856 में कैनिंग ने सामान्य सेना भर्ती अधिनियम बनाया, जिसके अंतर्गत निश्चित किया गया कि बंगाल की सेना में जितने भी नवीन सैनिक भर्ती किए जाएंगे उन्हें सैनिक सेवा के लिए कहीं भी समुद्र पार भेजा जा सकता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। कैनिंग ने सामान्य सैनिक अधिनियम कब बनाया? 1856 में। कैनिंग ने सामान्य सैनिक भर्ती अधिनियम कब बनाया? 1856 में। और क्या कहा गया? अब जो नए सेना भर्ती होंगे उसे समुद्र पार भी भेजा जा सकता है, मतलब अपने देश से दूसरे देश भेजा जा सकता है समुद्र पार करके। और हम लोग क्या समझते थे कि समुद्र अगर पार किए तो ये हमारे धर्म के विरुद्ध हुआ, या अपशगुन माना जाता है। जैसा हम जानते हैं कि समुद्र पार राजा राम मोहन राय समुद्र पार करके गए और उनकी मृत्यु विदेश में हुई। जानते थे अगर मैं समुद्र पार कर जाऊंगा तो हो सकता है मेरे घर में कोई घटना घट जाए, मेरे साथ कोई घटना घट जाए। तो ये भी एक कारण था। जो और अगला पॉइंट देखेंगे, आर्थिक कारण। जन असंतोष का महत्वपूर्ण कारण देश का अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण और उसके पारस्परिक आर्थिक ढांचे का पूर्णतः विनाश करना था। मतलब अगर किसी भी ढांचे को बर्बाद करना है तो उसके आर्थिक दोहन कर दो, उसको आर्थिक रूप से खत्म कर दो, वो खुद ही खुद विनाश हो जाएगा। तो अंग्रेज तो बहुत ही चालाक था, बहुत ही गद्दार था। वो चाहता था क्या? हमारा इतना ही आर्थिक शोषण किया जाए जिससे हम बर्बाद हो जाए, है ना। और हमारा आर्थिक शोषण भी किया गया, चाहे वो गरीब वर्ग हो, चाहे जमींदार वर्ग हो, या राजा वर्ग हो। अंग्रेजों ने किसी को नहीं छोड़ा। और ये हमारे अंदर सबसे बड़ी असंतोष थी कि हम कितने बर्बाद होंगे, अब तो हमें इनके खिलाफ विद्रोह करना पड़ेगा। और हम लोगों ने 1857 का बिगुल फूंक दिया। और आप जानते हैं कि 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह भी कहा जाता है। मुक्त व्यापार, अगला पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट डन हो गया। ये सारे से आप में क्वेश्चन रहेगा।
अब क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्ट में नहीं दिया जाता है, बीपीएससी में क्वेश्चन लाइन बाय लाइन दिया जाता है, और ये लाइन आपको कहीं से उठाकर दे देगा कि अगला पॉइंट देखेंगे, मुक्त व्यापार और अंग्रेजी व्यापारियों के भारत आने और इंग्लैंड के निर्मित वस्त्रों को अधिकाधिक मात्रा में भारत में बेचने से यहाँ के कुटीर उद्योग बंद हो गए थे। हमारा क्या था, कुटीर उद्योग, बड़े बड़े उद्योगों पर अब उसका कब्जा था, उसका सारा माल यहाँ आता था और हमारा पूरा उद्योग ठप हो गया था। यहाँ तक कि यहाँ के लोग इतने ज़्यादा बेरोजगार लोग थे, बेरोजगार हो गए थे, गरीबों को रोटी के लिए लालच पड़ती थी। तो मुक्त व्यापार, अब अंग्रेजों को तो कोई टैक्स नहीं लगता, तो उसका तो मुक्त व्यापार था। अंग्रेजी व्यापारियों के भारत आने और इंग्लैंड के निर्मित वस्त्रों, यहाँ से कपास लेते जाता था, वहाँ से कपड़ा मेरे लिए लाकर यहाँ बेचता था। यहाँ छोटे छोटे, यहाँ तक कि छोटा छोटा कुटीर उद्योग को भी बंद कर दिया गया। अधिकाधिक मात्रा में भारत में बेचने से यहाँ के कुटीर उद्योग भी बंद हो गए। यहाँ तक जो कारपेट हुआ या छोटा छोटा हैंड से बना हुआ, वो सारे उद्योग बंद हो गए तथा बेरोजगारी फैल गई। ये मोस्ट वीवीआई इसका जो तात्कालिक कारण है। आप देखेंगे 1857 के विद्रोह का ये तो कारण था जिसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, लेकिन 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण को हम लोग अगर जानेंगे तो वो हर बच्चा जानता है, बचपन से पढ़े होंगे कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। जैसे चर्बी लगे कारतूस, अब चर्बी लगे कारतूस आ गए तो आप बखूबी आप जानते हैं कि अंग्रेजों, यहाँ एक रूमर उड़ाया गया था कि हमारा धर्म जो है अंग्रेज बर्बाद करना चाहता है, और चर्बी लगे कारतूसों ने सैनिकों की संख्या को और बढ़ा दिया। सिपाहियों की सेवा संबंधी शर्तें बढ़ी और असंतोषजनक थी। चर्बी लगे कारतूस, सैनिकों में एक रूमर उठा कि ये लोग ईसाई तो हम लोग को बना ही रहा है, साथ साथ हमारा धर्म भी बर्बाद कर रहा है, हम लोग जो नहीं किए वो हम लोगों को करवा रहा है। तो उसका एक पुराना एक राइफल था, ब्राउन वेस राइफल, तो ब्राउन वेस राइफल के जगह पे वो न्यू टेक्नोलॉजी लाया, एनफील्ड राइफल। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्राउन वेस राइफल के जगह पे कौन सा राइफल लाया गया, तो वो था एनफील्ड राइफल। उसी क्या जाता है, दांतों से खींचना पड़ता था और उसमें एक लिक्विड जैसा एक पदार्थ होता था जो समझा जाता था कि वो गाय और सूअर की चर्बी से वो लिक्विड बना हुआ है। तो चर्बी लगे कारतूसों ने सैनिकों की संख्या को और बढ़ा दिया। पहले तो अलग शंका थी कि हमें ईसाई बनाया जा रहा है, अब हम लोगों को समुद्र पार करके विदेश भेजा जाएगा। अब सैनिकों में असंतोष था, अब बिल्कुल नहीं था कि अब हम इसके अंदर भी रहें और हमारा सब चीज़ खत्म हो जाए, अब हम लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसी तरह, और यहाँ के जो पैदल सैनिक थे, तो उस समय पैदल सैनिक उस समय उतने ज़्यादा व्हीकल्स नहीं थे, मतलब अब जो मेन सेनानायक है उसके पीछे पीछे पैदल सैनिक, अश्वारोही, गज, यही सब तो आज से लगभग 150 साल पहले, लगभग 250 साल पहले जाए तो लगभग इतने टेक्नोलॉजी तो थे नहीं। और अभी भी पैदल सैनिक का मतलब क्या, सिपाही। पैदल सैनिकों को केवल 7 रुपया, देखिए क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है मेरे भाई। पैदल सैनिकों को पूछेगा 1857 के विद्रोह के समय पैदल सैनिकों की क्या वेतन थी, तो केवल 7 रुपया। आजकल कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकता है, क्योंकि हम लोगों को सोचता है कि हम लोग इस तरह काबिल हैं कि हम लोग किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आप ये सारे फैक्ट को पढ़कर इतने काबिल और अच्छे हो जाएंगे कि शायद आपका कोई क्वेश्चन छूट पाए, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और पदोन्नति, पेंशन और सेवा शर्तों में प्रजातीय भेदभाव अपनाया गया, मतलब कि अगर हम ईसाई हैं तो हमको ज़्यादा बड़ा पद मिलेगा, पदोन्नति वही हो गया। अधिग्रहण से सिपाहियों की विदेश सेवा के लिए भत्ता, अतिरिक्त भुगतान की सुविधा समाप्त हो गई। पहले क्या था कि अगर हम विदेश सेवा के लिए जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो हमें कोई अलग से भत्ता मिलता है, अलग से पैसा मिलता है, अलग से राशि मिलती है। जैसे
कोई व्यक्ति अलग से काम करता है या वो विदेश जाता है, कोई इंडिया में काम कर रहा है वो विदेश जाता है, तो उसको अतिरिक्त भत्ता मिलता है, मतलब इंक्लूड करके मिलता है कि आप विदेश जा रहे हैं 2 साल के लिए, तो यहाँ जो पेमेंट है वहाँ आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा। तो वो क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। अब 1854 में कानून द्वारा सैनिकों को प्राप्त व्यवहार की सुविधा भी समाप्त कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 1856 में भारत सरकार ने, जो हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, पुरानी ब्राउन बेस, यहाँ इंग्लिश में भी लिख दिए हैं, पुरानी ब्राउन बेस बंदूकों को हटाकर नवीन एनफील्ड मतलब न्यू एनफील्ड राइफल को सेना में प्रयोग किया गया। एनफील्ड में एक विशेष प्रकार के कारतूस का प्रयोग किया जाता था जिसमें सूअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। यह विद्रोह का तत्कालीन कारण था मेरे दोस्तों। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, चर्बी लगे कारतूस। वो कारतूस कौन था, पुरानी ब्राउन बेस को हटाकर न्यू एनफील्ड को सेना में शामिल किया गया था। अब 1857, ये हम 1857 के विद्रोह में हम लोग पढ़े राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, प्रशासनिक कारण, सामाजिक कारण। ये मुख्य कारण था जो ऑल ओवर आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे अब जो आपको MCQ बनाएंगे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। पहले इसको आप एक अच्छी तरह से वीडियो को देखकर समझ लेंगे, फिर आराम से MCQ देखते ही आप सही पर टिक लगा देंगे। अब ये इंपॉर्टेंट कुछ घटनाएं हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखेंगे 1857 के विद्रोह पर एक नज़र, भारतीय नायक। अब देखेंगे 1857 का जो विद्रोह हुआ तो उसमें कौन कौन से मुख्य नायक थे और कहाँ से थे, और फिर जो है उसका तिथि क्या था, वो कब वो वहाँ से विद्रोह किए, और फिर उसका दमन कौन किया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक एक लाइन इसका इम्पॉर्टेंट है। भारतीय नायक, समय, केंद्र मतलब कहाँ से हुआ, फिर ब्रिटिश नायक का मतलब हो गया कि जैसे वहाँ दबा दिया गया, हमारे विद्रोह को दबा दिया गया, तो वो कोई ब्रिटिश सेना नायक था, इस ब्रिटिश नायक। और दमन का समय, क्या समय था। सबसे पहले देखेंगे बहादुर शाह जफर एवं बख्त खां। जैसे आपको मैं पहले बहादुर शाह जफर का नाम बताया, ये बहादुर शाह जफर मुगल पीरियड के अंतिम बादशाह थे और उन्हें क्या किया गया, उन्हें हटा दिया गया था। तो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 11-12 मई को विद्रोह किया। 11-12 मई को वहाँ विद्रोह स्टार्ट किया दिल्ली में, क्योंकि मेरठ से बहुत सारे सिपाही एकाएक वहाँ चले गए और बोला कि नहीं, अब जो हम आपको अपना बादशाह मानते हैं और आपको मेरा साथ देना होगा। तो बहादुर शाह जफर बूढ़े थे तो अब वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, अगर इनका साथ नहीं देता तो इधर से जाते थे और अंग्रेजों के खिलाफ अब उनका लड़ना एक मजबूरी था। बहादुर शाह जफर 11-12 मई 1857 को इन्होंने दिल्ली में विद्रोह प्रारंभ किया। पूछेगा दिल्ली में विद्रोह किसने प्रारंभ किया, बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर बूढ़े थे इसलिए उनका जो मेन सेना नायक था वो था बख्त खां। बख्त खां जो था वो मेन सेना नायक था, बख्त खां ये मेन सेना नायक था बहादुर शाह जफर का। अब आते हैं हम लोग, ये हो गया आपका वहां से नायक कौन था, दिल्ली से, दिल्ली हो गया आपका केंद्र, समय हो गया, और वहां पर ब्रिटिश नायक ने फिर दमन किया, उसका नाम है निकलसन हडसन, और वो कब किया, 21 सितंबर 1857। इस पॉइंट को आप लर्न कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट चलते हैं, नाना साहब एवं तात्या टोपे। नाना साहब लखनऊ से थे, उन्होंने 5 जून 1857 को विद्रोह आरंभ किया। जो केंद्र था लखनऊ था और वहाँ जो अंग्रेजी सिपाही नायक थे वो लॉरेंस थे। 6 दिसंबर 1857 को वहाँ खत्म हो गया विद्रोह। फिर आते हैं बेगम हजरत महल, ये लखनऊ से थी,
बेगम हजरत महल। नाना साहब कानपुर, यहाँ आप लिख सकते हैं नाना साहब, ये कानपुर से थे, सॉरी यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर से थे। बेगम हजरत महल लखनऊ से थी। 4 जून 1857 को वहाँ वो विद्रोह प्रारंभ करी। वहाँ जो है दमन किया कैंपवेल ने वहाँ दमन किया। अब आते हैं रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे। रानी लक्ष्मीबाई जैसा सबको पता है, वो झांसी से 1857 के विद्रोह में कूद पड़ी थी। झांसी ग्वालियर में है और ये एमपी में पड़ता है, ये तो आप सभी को पता है। और इसका दमन किया था कैंपवेल ने। नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं, लियाकत अली, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लियाकत अली ने इलाहाबाद इसका अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछ देगा, प्रयागराज से 1857 के विद्रोह में कौन बिगुल फूका था? तो वो हो जाएगा लियाकत अली खां। और दमन क्या था? ह्यूरोज ने। और झांसी में दमन भी ह्यूरोज ने ही किया था। और ह्यूरोज जो है उसकी एक पंक्ति थी कि 1857 के विद्रोह में एक मर्द लड़ी थी, मतलब झांसी की रानी को वो मर्द की संज्ञा दिए हुए थे ह्यूरोज। आगे आते हैं कुंवर सिंह। ये बहुत बार क्वेश्चन बीपीएससी में आता है कि कुंवर सिंह ने अगस्त 1857 में भाग लिया। वो जगदीशपुर बिहार से थे। और कर्नल नील ने वहाँ दमन किया था। 1858 में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। अब अगला पॉइंट आते हैं खान बहादुर खां। आप कान पकड़े बोले कान बहादुर खां, मतलब जैसे ये झुमका होता है कहाँ गिरता है? बरेली में। एक आप सॉन्ग सुने होंगे, तो खान बहादुर खां मतलब कान बहादुर खां, मतलब वो बरेली से थे खान बहादुर खां। और वहाँ दमन किया विलियम टेलर ने। ये सारे जो फैक्ट्स हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अब अगला चलते हैं मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला। यहाँ पर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला। उन्होंने फैजाबाद से किया था। फैजाबाद पता है? फैजाबाद आपको पता है, ये अयोध्या जो है वही क्षेत्र कहलाता है फैजाबाद। अभी एक लोकसभा सीट भी है, फैजाबाद के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली में लोग बोलता है अयोध्या, लेकिन अयोध्या नहीं, वो फैजाबाद लोकसभा सीट है। और यहाँ जो है फैजाबाद से कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला। और वहाँ दमन किया था कैंपवेल ने। नेक्स्ट चलते हैं अजीमुल्ला थे फतेहपुर से। जनरल रेनल्ड ने वहाँ दमन किया था। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू मेरे दोस्तों। इस कंटेंट को बहुत ही सीरियसली लेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अगर यह कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे मेरे दोस्तों। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।